दोस्तों नमस्कार। नरेंद्र मोदी ने इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ग्रहण कर लिया है। शपथ ग्रहण के दौरान उनके कई सारे लोगों ने, तकरीबन 70 से 72 लोगों ने, जिसमें कि बीजेपी के लोग भी शामिल हैं, जिसमें एनडीए के लोग भी शामिल हैं, उन सभी लोगों ने शपथ ग्रहण लिया। और इस चीज़ को लेकर के देश के अंदर जो बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, जो नरेंद्र मोदी के अंधभक्त हैं, और जो बीजेपी का जो पूरा मीडिया तंत्र है, जिसको कि सरकारी मीडिया, दरबारी मीडिया, गोदी मीडिया कुछ भी कह सकते हैं, उन सभी के अंदर एक खुशी की लहर है। गोदी मीडिया के कई सारे ऐसे न्यूज एंकर्स हैं, पत्रकार हैं तथाकथित, जो ट्विटर पर ये चीज़ लिख रहे हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर के मोदी जी ने पंडित नेहरू की बराबरी कर ली है। हालांकि शायद वो इस बात से अनभिज्ञ हैं कि नरेंद्र मोदी किस तरीके के मानसिक उलझनों से गुजर रहे हैं, किन तरह के चिंताओं से मोदी जी गुजर रहे हैं। या तो इन बातों से अनभिज्ञ हैं, या फिर इस चीज़ को जानते हुए भी, समझते हुए भी वो अपनी वफादारी सरकार के सामने, मोदी के सामने दिखा रहे हैं कि देखिए आपके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से हम कितने खुश हैं। लेकिन डे 1 से, जिस दिन वोटों की काउंटिंग हुई थी, उसी दिन से ये सवाल उत्पन्न हो रहा था और इस चीज़ को लेकर के विचार विमर्श चल रहा था कि यद्यपि मोदी जी एनडीए के घटक जो दल हैं, जो सहयोगी दल हैं, उनके मदद से सरकार तो बना लेंगे, लेकिन ये सरकार कैसे चलेगी, और चलेगी भी तो कब तक चलेगी। क्यों? क्योंकि इस बार 2024 के अंदर जो जनमत आया है उसमें बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है। बीजेपी के पास सिर्फ 240 सीटें हैं, और इसीलिए इस बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने के लिए दो सबसे बड़े बैसाखी की ज़रूरत थी। एक नीतीश कुमार और दूसरे टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू। इन बैसाखियों के सहारे देखना ये बहुत दिलचस्प होगा कि नरेंद्र मोदी इस सरकार को कब तक चलाते हैं। और इस चीज़ को लेकर के जब शपथ ग्रहण हुआ और तमाम चीज़ें, ये सब चीज़ें आई, तो इसको लेकर के अखिलेश यादव ने बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके का ट्वीट किया है, बहुत ही मजाकिया लहजे में व्यंग किया है, एक तरह से कहिए। वो कहते हैं कि ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, अधर में जो है अटकी हुई वो तो कोई सरकार नहीं। और शपथ ग्रहण के बाद से जब मंत्रालयों का, पोर्टफोलियो का बंटवारा हुआ, और जिस अंदाज में, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने इन पोर्टफोलियो का बंटवारा किया, उससे ये सवाल और बड़ा हो गया कि ये सरकार कब तक चलेगी। क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं 4, जिसमें कि आपको गृह मंत्रालय आता है, रक्षा मंत्रालय आता है, विदेश मंत्रालय आता है और वित्त मंत्रालय आता है। ये 4 टॉप के जो मंत्रालय हैं भारत सरकार के, इसको लेकर के ये बातें चल रही थी कि नीतीश कुमार की जो जेडीयू है, और या फिर चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है टीडीपी, उनकी नज़र कहीं ना कहीं इन मंत्रालयों पर थी। और कहीं ना कहीं वो इस चीज़ का डिमांड कर रहे थे कि हमें गृह मंत्रालय मिलना चाहिए, या फिर वित्त मंत्रालय मिलना चाहिए, या फिर हमें रक्षा मंत्रालय या विदेश मंत्रालय, इनमें से हमें कोई ना कोई मंत्रालय ज़रूर मिलना चाहिए। लेकिन जब मोदी जी ने इन पोर्टफोलियो का, इन मंत्रालयों का बंटवारा किया, तो ये चारों के चारों जो मंत्रालय हैं वो बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने अपने पास रखे हैं। अपने ही लोगों को उन्होंने ये मंत्रालय दिया है। गृह मंत्री जो पहले थे आज भी वही है, यानी कि अमित शाह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वित्त मंत्रालय फिर से एक बार निर्मला सीतारमण को दिया गया है, और विदेश मंत्रालय एक बार फिर से एस जयशंकर को दिया गया है। तो इन 4 मंत्रालयों को अपने पास रखने का सीधा सा एक ही मैसेज है कि सरकार बेशक से एनडीए की है, बेशक से वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बैसाखी के सहारे चलने वाली है, लेकिन इस सरकार पर पूरा कंट्रोल नरेंद्र मोदी खुद करना चाहते हैं, उसको अपनी मुट्ठी में ही रखना चाहते हैं। ये साफ एक तरीके से मैसेज दे दिया है। और जिस तरीके से बाकी जो मंत्रालय हैं उसका जिस तरीके से बंटवारा किया गया है ना, वो तमाम जो एनडीए के लोग हैं, छोटे बड़े, चाहे वो जेडीयू हो, टीडीपी हो, या बाकी और भी जो महाराष्ट्र के अंदर जो एकनाथ शिंदे हैं, इन सभी के अंदर एक नाराज़गी
देखी जा सकती है। और ये जो मंत्रालय का बंटवारा हुआ है, इसको लेकर के जो संजय सिंह है आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने एक ट्वीट किया है। इसको आप समझिए कि क्या उन्होंने कहा है। न गृह, न रक्षा, न वित्त, न विदेश, न वाणिज्य, न सड़क, न रेल, न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न कृषि, न जल शक्ति, न पेट्रोलियम, न दूरसंचार एनडीए के घटक दलों के हिस्से में आया, सिर्फ झुनझुना मंत्रालय। बहुते बेइज्जती है। और ये बात हकीकत है। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के जो एनडीए के जो बाकी जो दल हैं उनके अंदर एक नाराज़गी देखी जा सकती है, क्योंकि सारे के सारे जो अच्छे वाले जो मंत्रालय हैं, कृषि मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान को दिया गया है ना, सभी बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने अपने पास रखी है। और एक तरीके से अपने जो घटक दल हैं, जो अपने सहयोगी हैं, उनको ठेंगा दिखाने का काम किया है। अब इस चीज़ को लेकर के कई तरह के नाराज़गी वाली बातें आ रही है, और उसमें से एक एक करके हम यहाँ पर कुछ चीज़ों का जिक्र करेंगे, जिससे कि आपको पता चलेगा कि किस तरीके से एनडीए के अंदर बगावत के सुर उत्पन्न हो रहे हैं। कहते हैं ना, कहावत है कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। वही हाल अभी नरेंद्र मोदी के इस सरकार की हुई है कि सरकार के गठन होते ही नाराज़गी का दौर शुरू हो चुका है। शुरुआत करते हैं हम लोग महाराष्ट्र के अंदर से। महाराष्ट्र के अंदर आपको पता है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे का, उसको तोड़ दिया था और एक नाथ शिंदे के नेतृत्व में वहाँ पर सरकार बना लिया। एक नाथ शिंदे को वहाँ पर मुख्यमंत्री भी बना दिया गया। लेकिन इस लोकसभा चुनाव के दौरान एक नाथ शिंदे ने 7 सीटें वहाँ पर लोकसभा की जीती, और 7 सीटें जीतने के बावजूद भी उनको क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ एक राज्य स्तर का मंत्री। तो इस चीज़ को लेकर के उनके अंदर कहीं ना कहीं नाराज़गी है। दूसरा, वहाँ पर जो शरद पवार के भतीजे हैं अजीत पवार, उनके अंदर भी इस चीज़ को लेकर नाराज़गी है कि उनको कोई मंत्री पद नहीं दिया गया है। जिसको दिया गया है, जिस चीज़ को, उसको वो अस्वीकार करते हैं, क्योंकि उनके पास भी एक एमपी है और उन्होंने जो मंत्रालय दिया गया है उसको उन्होंने एक तरीके से स्वीकार नहीं किया है। एक नाथ शिंदे हो या अजीत पवार हो, इन सभी के अंदर नाराज़गी है। प्रफुल्ल पटेल जो कि पहले कैबिनेट मंत्री थे, उनको अब राज्य स्तर का मंत्री बना दिया है। इसके चलते उनके अंदर भी एक नाराज़गी है। हालांकि अलग बात है कि उन्होंने ये कैमरे पर बोला है कि कोई मतभेद नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन मैं इस मंत्री पद को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पहले कैबिनेट मिनिस्टर था और अब मैं राज्य मंत्री कैसे बन सकता हूँ। तो ये जितने नाम हैं, चाहे प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे अजीत पवार हो, चाहे एक नाथ शिंदे हो, इन सब के अंदर एक नाराज़गी है जो कि खुल करके अब सामने आ रही है। इतना ही नहीं, केरल के अंदर का एक एग्जाम्पल बड़ा ही ज़बरदस्त है। बीजेपी ने केरल में बड़ा मुश्किल से एक खाता खोला, और वहाँ पर जो एक बीजेपी के जो एमपी है, जो वहाँ से इकलौते एमपी है, सांसद है चुने के, उसका नाम सुरेश गोपी है, और ये फिल्म एक्टर हैं, फिल्म बनाते हैं, और इनको एक मंत्रालय दिया गया है ना। शपथ भी इन्होंने ग्रहण कर लिया था, लेकिन इसके बाद इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने बोल दिया कि मैं मंत्री पद अस्वीकार करता हूँ, मुझे नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि मुझे फिल्मों पर फोकस करना है और फिल्म इंडस्ट्री में ही मुझे अपना काम करना है। हालांकि बाद में हो सकता है कि इसको एक नकारात्मक मैसेज के तौर पर, या इसका मैसेज केरल के अंदर बहुत ख़राब जाता, और बीजेपी के लोगों ने हो सकता है कि उनके ऊपर दबाव बनाया, तो उन्होंने इसको कहा कि नहीं, हम इस रूप में इसको नहीं ले रहे हैं, अभी के लिए हम रख रहे हैं और बाद में इसके बारे में सोचेंगे। ये तमाम चीज़ें चल रही है एनडीए गठबंधन के अंदर। एक बहुत ही और महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर समझना जरूरी है। जीतन राम मांझी, उनका सिर्फ एक ही एमपी जीत करके आया है इस चुनाव के अंदर, और उनको सबसे पहले एक तरीके से शपथ ग्रहण करवाएगा। इवन जो ललन सिंह हैं जेडीयू के, उनसे पहले जीतन राम मांझी को शपथ ग्रहण करवाया गया। जो चिराग पासवान हैं, एलजेपी रामविलास पासवान के सुपुत्र, उनको भी कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया है, और उनके पास 5 एमपी हैं, 5 एमपी उनके जीत करके हैं। इस चीज़ को लेकर के एक अलग ही सुर चल रहा है। जैसे एक नाथ शिंदे का जो ग्रुप है, उनका ये कहना है कि अगर एलजेपी को, जो चिराग पासवान की पार्टी, अगर उनके पास 5 सांसद है और उनको कैबिनेट मिनिस्ट्री दिया जा सकता है, कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, तो हमारे पास तो 7 हैं, तो फिर हमें क्यों नहीं कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जा सकता है।
जीतन राम मांझी को लेकर के बहुत लोगों के अंदर नाराज़गी है कि जीतन राम मांझी के पास भी तो सिर्फ एक ही एमपी है और उनको आपने कैबिनेट मिनिस्ट्री दे दिया, तो फिर हमें क्यों नहीं दे रहे हैं। जैसे कि अजीत पवार हैं, जैसे कि प्रफुल्ल पटेल हैं, या जैसे कि और भी इस तरीके के लोग हैं जिनको कि इस चीज़ की शिकायत है कि एक सांसद वाले, एक एमपी वाले, अगर आप जो मांझी जी हैं उनको आप कैबिनेट मिनिस्टर बना रहे हैं तो फिर हमें क्यों नहीं बना रहे हैं। इस तरीके से ये जो बगावत के सुर हैं वो डे 1 से ही शुरू हो चुके हैं और इसके पीछे सबसे मुख्य वजह यही है कि इन सभी लोगों को ये चीज़ पता है कि नरेंद्र मोदी के पास वो शक्ति इस वक्त नहीं है जो 2014 और 2019 में हुआ करती थी, जब नरेंद्र मोदी अपनी उंगलियों के इशारे पर जिसको चाहें, जिससे चाहें जो कुछ करवा सकते थे। इस बार नरेंद्र मोदी की जो कुर्सी है वो बैसाखियों पर निर्भर है। नीतीश जी जब सबसे बड़े पार्टनर हैं और चंद्रबाबू नायडू उसमें सेकंड जो पार्टनर हैं, और इसीलिए ये लोग अपने मतभेद को खुल करके उजागर कर पा रहे हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है, खास करके जो महाराष्ट्र की राजनीति है वहाँ पर बीजेपी बहुत ही कमज़ोर है और एकनाथ शिंदे हो या फिर चाहे अजीत पवार हो, इनको लेकर के एक कोशिश की जा रही है कि इनकी घर वापसी कराई जाए, है ना। पुराने जिस तरीके से इन्होंने बगावत करके अपनी पार्टी, मूल पार्टी को छोड़ा है, उसमें इनको वापस से लाया जा सके, इस चीज़ की भरपूर कोशिश की जा रही है। और अगर ऐसा होता है तो ये मोदी जी के लिए और इनके सरकार के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं या फिर चंद्रबाबू नायडू हैं, ये कब तक साथ रहेंगे, कब तक इनका सरकार में बने रहने में मदद करेंगे, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस सरकार की उम्र कितनी होगी। सरकार बना लेना आसान है लेकिन उसको चलाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है वर्तमान परिस्थितियों में। और ख़ास करके नरेंद्र मोदी की जो मानसिकता है, एक तानाशाही वाली मानसिकता, एक ऐसा व्यक्ति जो कि खुद से सभी निर्णय लेना जानता हो, खुद से सभी निर्णय लेना चाहता हो, किसी से कोई राय शुमारी नहीं करना चाहता हो। लेकिन अभी क्या जो स्थिति है उसमें नरेंद्र मोदी वैसा कैसे कर पाएंगे, और अगर जब नहीं करेंगे तो फिर ये सरकार कैसे चलेगी। देखने वाली बात होगी कि ये सरकार कब तक चलती है, अगले महीने, 2 महीने, 6 महीने कब तक चलती है, या फिर ये सरकार धड़ाम से गिर जाती है। ये टोटली डिपेंड करता है नीतीश कुमार के ऊपर और साथ ही साथ चंद्रबाबू नायडू के ऊपर। और जिस तरीके से नीतीश कुमार को ठोकर दिया गया है उससे नीतीश कुमार अपने आप को बहुत ठगे हुए से महसूस कर रहे हैं। इसको लेकर के एक डेडिकेटेड अलग से किसी वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।